आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम द पंडित्स का लाइव मॉक 5 का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। और ना ही हम सिर्फ सोल्यूशन करने वाले हैं, उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज रिकॉल भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो नंबर्स का जो सम है वो 156 है और उनका जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है वो मुझे दिया हुआ है। तो मुझे बताना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो पेन उठाने से पहले आपके दिमाग में कुछ बातें चलनी चाहिए। क्या कि मैंने मान लिया दो नंबर्स एक्स और वाई हैं और मुझे 1/x प्लस 1/y बताना है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बताना है। तो x प्लस वाई क्या है? सम ऑफ नंबर्स जो मुझे दिया हुआ है कितना 156। और एक्स वाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ना। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मुझे नहीं दिया, लेकिन मुझे ये बात तो पता है ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है जो मुझे दिया है। एलसीएम मुझे इतना दिया है, एचसीएफ मुझे इतना दिया है। आपका तुरंत यहां से आंसर आ गया, 3 से काट दो तो 52/2001 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इतना ही पेन आपका मॉक देते हुए समय या आप एग्जाम जब हॉल में बैठे हो तब आपका इतना ही पेन उठना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि मैंने क्या किया। मैंने दो नंबर्स को माना एक्स और वाई और मुझे फिर इनके रेसिप्रोकल्स का सम की वैल्यू बतानी थी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बतानी थी। मुझे ये दिया है, ये नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह मैंने एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। अच्छा, ऐसा एक एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है। कैसे? जैसे आपको क्या कहेगा कि एलसीएम जो है और एचसीएफ जो है वो आपका मान लो 30 और 5 है। ऐसे कह देगा कि एलसीएम इसका 30 है दो नंबर्स का और एचसीएफ इसका 5 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने पेयर्स ऐसे पॉसिबल हैं। मतलब कितने पेयर्स ऐसे, कितने पेयर्स ऑफ नंबर इतने ऐसे पॉसिबल है जिनका एचसीएफ 5 आता है और एलसीएम 30 आता है। तो इसको कैसे करते हैं? देखो, इसको ऐसे करते हैं। ऐसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन पहले, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन बनेगा जिसका एलसीएम ये दिया है और एचसीएफ ये दिया है। तो भाई एचसीएफ 5 है तो मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं दोनों नंबर जो हैं वो 5 के मल्टीपल ही होंगे। तो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यही तो, 5 से 5 गया और एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब आपको एक्स वाई का को प्राइम पेयर्स देखना है कि कितने को प्राइम पेयर्स बनते हैं। ठीक है, को प्राइम पेयर्स वो होते हैं जहां पे आपका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू गेस करूं तो एक 16 हो जाएगा, एक 23 हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी इन दोनों का एचसीएफ 1 है, यहाँ पे भी इन दोनों का एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 का मतलब बेसिकली होता है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब यहाँ पे फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3 2, लेकिन आपको ये रिपीट नहीं करना है। क्यों रिपीट नहीं करना है? क्योंकि अगर आपसे जैसे पेयर ऑफ नंबर पूछे, आप बता दिए एक नंबर 10 और 20 है और दूसरा 10 20 और 10 है, तो भाई ये दोनों बात तो एक ही हुई। इस वजह से आपको नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे दो पेयर्स पॉसिबल होंगे, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 20 बॉयज कैन, हाँ, 20 बॉयज कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क इन 14 days एंड 20 गर्ल्स डू द सेम टास्क इन 18 days। तो यहां से आपका बॉयज और गर्ल्स की एफिशिएंसी आ जाएगी। बॉयज की आ जाएगी 9 और गर्ल की आ जाएगी 7। यहां से मैं टोटल वर्क भी निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे बॉय का यहाँ पे बी की वैल्यू पता है, यहाँ पे जी की कहीं पे भी डाल दो तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो मैं बॉय की जगह डाल देता हूं 9, तो ये आपका टोटल वर्क निकल के आ चुका है। इतना काम है टोटल। अब आगे क्या कह रहा है कि 8 बॉयज स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 21 days उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स से। अच्छा, एक बार बताओ कि इतना टोटल काम है, इतना टोटल काम है। अब 8 बॉयज 21 दिन तक काम कर रहे हैं तो काम कितना बच जाएगा? ये जितना काम किए हैं उतना मैं माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं लिख दूं थोड़ा सा कि ये है आपका टोटल वर्क, ऊपर लिखता हूं ना क्योंकि मैं नीचे कैलकुलेशन करूंगा। ये आपका है टोटल वर्क। इसमें से मैंने क्या माइनस किया? इसमें से मैंने 8 9 मतलब 8 बॉयज का वर्क जो ये 21 दिन तक कर रहे, ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या पूरा क्या आ गया? ये पूरा आ गया रिमेनिंग वर्क। ये रिमेनिंग वर्क आ गया। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स से। देखो अब ये जो बचा हुआ काम है ये एक्स नंबर ऑफ लड़कियां कर रही हैं, एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एफिशिएंसी 7 है और कितने दिन तक कर रही हैं? 18 days तक कर रही हैं। तो ये जो बचा हुआ काम है इन लड़कियों को करना है। ठीक है, या इसको आप थोड़ा सा इक्वल्स टू करके दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड रुक जाओ,
ये जो काम है ना, ये लड़कियां कर रही हैं। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं इसको थोड़ा बेटर कर दूं, एक सेकंड जाना बस। ठीक है, ये जो बचा हुआ काम है ना, ये बचा हुआ काम ये लड़कियां मिलके कर रही हैं। ठीक है, जो बचा हुआ काम है ये लड़कियां मिलके कर रही हैं। ठीक है, तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप काट सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से 9 को यहाँ से भी 9 और यहाँ से मैंने 2 काट दिया, और 7 को मैंने काट दिया 2 और यहाँ से काट दिया 3, इस 2 को भी मैंने काट दिया 2 और यहाँ से मैंने काट दिया 4। तो आपको दिख रहा होगा एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 20 - 12 मतलब 8 आ रही है। तो ये आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि इतना टोटल वर्क था, इसमें से इतना काम हो चुका है, मतलब इतना काम रिमेनिंग है जो एक्स नंबर ऑफ लड़कियां मिलके 18 दिन में कर रही हैं। तो इसको इक्वल टू आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू बहुत ही इजीली निकल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ पर्सन लेंड 30% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 30% पर एनम। ठीक है, 50% ऑफ द रेस्ट। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि 100 है मेरे पास, जिसमें 30 इसने 30% पे दे दिया, 30 इसने 30% पे दे दिया, बचा 70। अब ये रेस्ट जो 70% बचा है, इसका 50% इसने, मतलब इसका 35 इसने दे दिया कितने परसेंट पे, 45% पे, और रेस्ट जो 35 है वो इसने दे दिया 18% पे। तो आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मतलब आप ये समझ लो कि आपको नेट बताना है कि नेट कितना हो रहा है। तो अगर मैं नेट की बात करूं तो 30 का 30% जो होता है वो 9% होता है। ठीक है, वैसे परसेंटेज है। ठीक है, 30 का 30% 9% होता है। 35 का 45%, तो मुझे यहाँ पे 45 इंटू 35 करना पड़ेगा। तो 1575। ठीक है, ठीक है, तो 15.75, तो ये 1.57.5% आ जाएगा। और 35 का 18, 18 × 95 हाथ लगा 9, और 18 दिया 54, 54 और 9 होता है 63, मतलब 6.3%। तो आप इन तीनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आपका देखो 15 15.3 आ गया, 15.3 आ गया, तो ये आपका 31.05 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए वाला। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए बी सी राइट एंगल एट ए, और tan भी आपका ये है। वैसे आपको ना यहाँ पे पेन ये बनाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी ना, मैंने फालतू बना दिया। इसी वजह से कहता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। मैंने भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, मैंने जल्दीबाजी कर दी। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो एक बार। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ए पे है, और tan बी की वैल्यू आपको दिया है, और आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो आपको पता है भाई, ये जो चीज लिखी है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, मतलब ये आपका 1 हो चुका है, ये आपका 1 हो चुका है। और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, कॉट मतलब इसका उल्टा कर दो भाई, तो इसका उल्टा कर दो तो 1600/81। तो ये आपका 81/1681 आ रहा है। तो 81 आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो होता है ट्रिपलेट होता है, 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यहां से हम कुछ रिजल्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड याद करेंगे, मतलब रिकॉल करेंगे, याद नहीं करेंगे, रिकॉल करेंगे। ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड अ परपेंडिकुलर ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट डी, तो ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां से कुछ रिजल्ट्स बनते हैं क्या, जो आपका ए बी का स्क्वायर होता है वो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं। जैसे मैं यहां से चला, ये ये आपका इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहां से मैं एक बार यहां तक जाऊंगा और यहां से मैं एक बार यहां तक जाऊंगा। ठीक है, ऐसे अगर मुझे इसका स्क्वायर बताना हो, इसका स्क्वायर बताना हो BC का स्क्वायर, तो मैं C से एक बार D तक जाऊंगा और मैं C से एक बार A तक जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, AB का स्क्वायर बताना है तो मैं A से एक बार D तक जाऊंगा और मैं A से एक बार C तक जाऊंगा। ऐसे अगर मुझे BC का स्क्वायर बताना हो तो मैं C से एक बार D तक जाऊंगा और मैं एक बार C से A तक जाऊंगा। ये हो गया पहला रिजल्ट। दूसरा क्या है, 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर इक्वल्स टू 1/BD स्क्वायर। क्या बोला मैंने, 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर इक्वल्स टू 1/BD स्क्वायर। ठीक है, दूसरा रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट क्या है कि अगर आपको ये साइड्स का रेशियो दिया हो और आपको इन साइड्स का रेशियो बताना हो, तो आप ये समझ लो कि अगर ये आपका A रेशियो B में है तो ये आपका A स्क्वायर रेशियो है, ये रेशियो B स्क्वायर में होंगे। ये बात समझ में आई।
मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मान लो ये आपका 2:3 में है, तो ये जो आपकी साइड्स होंगी ना, ये या मैं ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ ना, ऐसे ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका 4x² नहीं यार, लेकिन वैसे भी तो समझ तो यार, चलो ऐसे समझ लो यार, अगर ये 2:3 में है तो ये आपका 4:9 में ये साइड्स रहेंगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। और एक तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, क्या, ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी। ये तो बेसिकली मैंने अगर दोनों जगह हाफ हाफ लगा दूँ ना, अगर यहाँ पे मैं हाफ लगा दूँ और यहाँ पे मैंने हाफ लगा दूँ, तो ये बेसिकली मैंने दोनों का एरिया बताया है। ठीक है, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ये भी एरिया होता है, और हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ये भी एरिया होता है। तो एरिया को इक्वल कर दिया, हाफ से हाफ चला गया, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको रिजल्ट एक दो याद करा देता हूँ, यहाँ तक आ ही गए हैं तो और भी रिजल्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड जाओ, एक सेकंड मुझे दे दो, बस एक सेकंड दे दो। ठीक है, आप मुझे बता दो कि राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस बता दो और सर्कम रेडियस बता दो। जैसे अगर मैं मानता हूं, अगर मैं ये मान लूं, एक बार थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं क्या, एक बार मैं इरेज कर देता हूं। आप कैसे इरेज करूं यार, एक सेकंड रुको, मुझे एक सेकंड देना मुझे। बाकी ए रेशियो बी वाला आप समझ लेना ना, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपका साइड ए बी और सी है ना, ए बी और सी है, सामने वाला साइड अगर ये है, तो अगर मैं इन रेडियस की बात करूं तो इन रेडियस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई टू। और अगर मैं सर्कम रेडियस की बात करूं तो आपका सिंपल हाइपोटेन्यूज बाई टू हो जाएगा, मतलब सी पे टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका पहले बात तो मैं रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दूंगा। ठीक है, मतलब 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन के आएगा आपको दिख रहा है, ये x² माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 9 बन के आ जाएगा। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सिंपल, तो ये x माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 9 बन के आ जाएगा, या x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आपका 11 बन जाएगा। अब मैं सिंपल क्यूब कर दूंगा तो n क्यूब प्लस 3n, आपको पता है ना भाई, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू n है, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू n क्यूब प्लस 3n हो जाती है। तो 1331, लो भाई यहाँ से कर दिया, हाँ 1331 प्लस 3n मतलब 33, मतलब कहीं ना कहीं आपका 1364 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था इस साल नहीं, लेकिन आया है, क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है, ये आपका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखना, कभी भी टकरा सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही सेल्स 37.5, 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है, 3/8 होता है ना। हाँ, आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, एंड रेस्ट बाय गिविंग 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ। तो एक काम करता हूं ना, क्योंकि भाई मुझे 3/8 5/8 करना है, तो मैं मान लेता हूं कि जो शुरू में है ना वो 80 है, 80 आइटम्स है, आप कह लो 80 आइटम्स है, 80 रुपए के, आप ऐसे मान सकते हो 80 आइटम्स 80 रुपए के हैं। 80 मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 3/8 5/8 करने में ईजी रहेगा। अच्छा, अगर मैं इसका 3/3 पार्ट करूं, तो 3/8 पार्ट करूं, तो आपको पता है ये 30 आ जाएगा इधर, और बचा हुआ आपका 50 आ जाएगा। ये सीपी है, सीपी अभी मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस नहीं लिखा, ये सीपी है। अच्छा, अब मार्क प्राइस जो है वो 50% एबव है, तो अगर मैं 50% एबव कर दूं तो 45 हो जाएगा, ये आपका 75 हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं भाई, ये सीपी है, ये एमपी है, ये सीपी है, ये एमपी है। ठीक है, ये बात हुई। अब इस पर 10% का डिस्काउंट है, मतलब कहीं ना कहीं 4.5 ऑफ दिया है मैंने, 4.5 ऑफ दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 40% डिस्काउंट। अच्छा 75 का 10% कितना होता है, 7.5, 20% कितना 15, 40% 30, तो यहाँ पे 30 का डिस्काउंट। ठीक है,
तो अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो अगर एमपी जो था वो आपको दिख रहा होगा कितना है, 130 है, 130 ही तो है। आप देखो ना यहाँ पे 130 है एमपी। 75 70 40 आपका, सॉरी 110 होता है, 120 है, 120 है। और 120 में आप 34.5 का डिस्काउंट दिए हो। मैंने क्या बोला, 120 में आप 34.5 का डिस्काउंट दिए हो, मतलब ये आपका हो जाएगा 85.5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ चुका है 85.5। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, आपका कॉस्ट प्राइस था 80। 80 में आपको 85.5 मतलब 5.5 का फायदा हुआ है। इंटू 100 कर दूंगा तो 55/8, जो कि आपका होता है 7, सॉरी 8 छक 48 होता है, 48 7/8 मतलब 7/8% प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। The average of 8 readings is 24.3, out of which the average of first 2 is 18.5 and that of next 3 is 21.2. If the 6th reading is 3 less than 7th and 4th more than 8th, तो आपको बताना है कि 6th रीडिंग कितनी होगी। अब आप देखोगे ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से ही कर लो, जरूरी नहीं कि आप हर जगह वो लगाओ, क्योंकि आप कितना डेविएशन कहाँ कहाँ निकालोगे। तो बेटर क्या है कि आप बेसिक लगा दो, बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं बेसिक लगाता हूँ तो आप देखो कितना आसान है। मुझे पता है कि एवरेज 8 का जो 8 रीडिंग का एवरेज है वो इतना है, तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 तक होता है 24, हाथ लगा 2, 8 चौक 32, 4 हाथ लगा 3 और 8 दूना 16, 3 19, 194.4 हुआ। ठीक है, 194.4 हुआ। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 का 18.5 है, तो भाई 2 का, आप देखो ना 2 का 18.5 है, तो टोटल कितना होगा भाई, 18 दूना 36 और 1 37 मतलब 37। और नेक्स्ट 3 का जो है वो 21.2 है, मतलब आप 21.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आसान है, 636 ना। तो अगर मैं यहां पे देखूं 100.6, तो यहां से मैं 100.6 माइनस कर दूंगा, तो आपका यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 93.8। अब ये 93.8 क्या है, आप देखो ना यहाँ पे टोटल कितने थे, टोटल 8 में से मैंने यहाँ पे, ये आपका 2 का था, ये आपका 3 का, मतलब 5 का माइनस कर दिया, तो बचे हुए 3 का जो सम है वो इतना है। बचे हुए 3 का सम इतना है। अब बचे हुए 3 क्या है, आप देखो ना यहाँ पे आपको 6 का बताना है, तो आप 6 को मान लो x, 6 को आपने मान लिया x। जब आपने 6 को x माना तो क्या कह रहा है, इफ द 6th रीडिंग इज 3 लेस देन द 7th रीडिंग, तो मैंने 6 को x माना है, तो जो 7th रीडिंग हो जाएगी और ये 3 कम है, मतलब आपका 7th रीडिंग x+3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 वाला 3 लेस है एंड 4 मोर है, मतलब 8th वाले से 4 मोर है, तो आपका x-4 हो जाएगा, ये 4th वाला हो जाएगा, 8th वाला हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका सिंपली 6th वाला है, ये आपका 7th वाला है, ये आपका 8th वाला है। इन तीनों का सम जो है 93.8 है। तो अगर मैं इसको बराबर कर दूं, 3x-1 ही तो है ये। आप देखो ना इन तीनों का सम क्या है, 3x-1 है। तो 3x की जो वैल्यू है वो 94.8 है, तो जो आपकी x की वैल्यू है वो 31.6 है। और आपको x की ही वैल्यू बताना था, आपको 6 रीडिंग ही बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा 31.6, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है ना कि कैलकुलेशन ज्यादा जा रही है, तब आप जो डेविएशन वाला मेथड होता है उसको यूज कर लिया करो। आ जाओ नेक्स्ट पे। A is 40% लेस देन B एंड C is 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे चलो A की बात हो रही है, C की बात हो रही है, A B और C की बात हो रही है। तो A 40% कम है, वाला ये 6 है, ये 10 है, और C इन दोनों का सम का, इन दोनों का सम का क्या है, 40% है। ठीक है, तो देखो बहुत मुश्किल नहीं है भाई, इन दोनों का सम कितना होगा, 16 हो गया, और 16 का 40% मतलब 16 चौक 64 मतलब 6.4, तो ये आपका 6.4 आ चुका है। और आपसे सिंपल पूछा है कि बी आपका कितना ज्यादा है, तो बी आपको दिख रहा है कि 3.6 ज्यादा है। किसमें से, 6.4 में इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 16 टाइम्स जाएगा। तो 900/16 जो होता है आपका 16 25 80, मतलब 5 से स्टार्ट होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान था। आ जाओ नेक्स्ट पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर्स इज 10% पर एनम। इंटरेस्टेड कंपाउंडेड, मतलब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे दिया है उसका वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो आप बताओ, आपको जो एक साल में पैसा होगा वो 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा, और तीसरे साल ये आधा साल तक ही जा रहा है, मतलब 10% इंक्रीज ना हो गया, 5% इंक्रीज होगा, मतलब 20 से आपका हो जाएगा 21।
तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आपका 2000 रुपये से ये कितना हो जा रहा है, ये 121 और इंटू 21 कर दूंगा तो ये 121 और 242 आ जाएगा, मतलब 2541। मतलब जो इंटरेस्ट है वो 541 है भाई, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3787। 3787 तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये इंटू 7 किया गया है, तो इसका इंटू 7 कर दूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सम आ जाएगा जो कि 14,000 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ हॉर्स एंड अ गोट आर बॉट एट 19200। हॉर्स इज सोल्ड एट 21% लॉस एंड गोट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट इन सच अ वे दैट दियर सेलिंग प्राइस आर सेम। मतलब अगर मैं हॉर्स की बात करूं, हॉर्स की, तो हॉर्स 100 का था, 21% लॉस मतलब 79 में बेचा मैंने, और गोट को 100 का था, मैंने 113 में बेचा। लेकिन इनका सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब मुझे इसको बनाना पड़ेगा, इसको 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो इनका सेलिंग प्राइस अब सेम हो चुका है। कितना है? 79 इंटू 113। तो अब आपको किसका प्राइस बताना है? कॉस्ट ऑफ द गोट बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देखो भाई, 79 को आपने यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका 7900 है, ये आपका बेसिकली 11300 है। तो अगर आप थोड़ा सा एक बार नजर डालो ना, तो आपको दिख रहा है कि डी वाला जो ऑप्शन है वो 7900 ही है, और आपको दिख रहा है इसके कोई मल्टीपल्स नहीं है। आप देखो ना, और क्या इसके, क्या ये मल्टीपल है क्या? नहीं, मल्टीपल नहीं है। क्या ये मल्टीपल है क्या 79 का? नहीं। क्या ये मल्टीपल है? नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका आंसर होगा वो आपका, एक सेकंड रुकना, जो आपका आंसर होगा वो आपका 7900 होगा। अगर आपको कंफर्म करना हो तो कंफर्म कर लो भाई, 2 जीरो लग जाएगा भाई। इनके ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को जोड़ लो, तो 9 3 12, 2 हाथ लगा 1 7 1 8 1 9, और ये आपका आ गया, और यही आपको कॉस्ट प्राइस दिया है दोनों का, कंफर्म भी हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे यही सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज डिफरेंट है। लेकिन अगर आपसे कहे कि दो चीजों को मैंने बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इस तरीके से बेचा कि एक पे मुझे n% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे मुझे n% का लॉस हुआ है, तो आप मुझे बता दो कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n² अपॉन 100%। आपको लॉस होगा, पहली बात तो आपको लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने क्या क्या, फिर से क्वेश्चन समझ लो कि दो आइटम को मैंने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है ना, एक पे n% का प्रॉफिट हुआ है और एक पे n% का लॉस हुआ है। तो आप मुझे बता दो कि ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप ये समझो कि आपको ओवरऑल लॉस ही होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा? n²/100% का लॉस होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि दो आइटम्स हैं जिसको मैंने 20% प्रॉफिट और 20% लॉस पे बेचा है, इन सच अ वे दैट दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप मुझे बता दो, सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप मुझे बता दो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, n²/100, मतलब 4% का आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A shopkeeper gives 12% discount on the mark price of इतना, but the item is sold at 8580 only, then what additional discount मैंने दिया है कितना? तो सिंपल आप ये समझो कि मैंने जो पहला डिस्काउंट दिया आपको दिख रहा है 12% का डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट आपको दिख रहा है 12% का दिया है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं ऐसे लिखूंगा, 100 को मैंने 88 में दिया, ये पहला डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि 100 का आइटम मैंने एक्स में दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा? अगर 100 का आइटम मैंने x में दिया तो डिस्काउंट 100 माइनस एक्स का होगा। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट 12 का था ना भाई, तो 12 कहाँ से आया है? इन दोनों का डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये मैंने दो आपसे एडिशनल डिस्काउंट पूछा है ना, पहला तो 12% का और दूसरा मैं कितने का दूं कि मैं इतने में बेचूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन किया गया होगा, तो ये जो आप 10,000 रुपए का आइटम, ये मैं यहाँ ये वाला 10,000 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको आप कितने में दे रहे हो? 8580 में दे रहे हो। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखते हैं और डिवाइड लगा देते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 इंटू 100/88 इंटू एक्स इक्वल्स टू ये अपॉन 8580, ऐसे लिखना, ऐसे लिखा जाता है। तो मुझे तो भाई एक चीज दिख रहा है कि भाई ये इंटू ये तो ये आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंटू ये आएगा, तो इसको मैं यहीं पे काट लेता हूँ। 11 से काटा 8 बार, 11 से काटा मैंने इसको 780 बार, फिर मैंने 8 से काट दिया इसको, तो आपका आ गया 9 72 60 60 आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 97.5 है, लेकिन आपसे डिस्काउंट पूछा है, तो मतलब आप 100 का आइटम 97.5 में दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप 2.5% का
डिस्काउंट दे रहे हो एडिशनल, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एरर हो गया है, जिसकी वजह से कुछ सिंबल्स मिसिंग है। जैसे यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे इनटू था, तो इसको एरर हो गया इसमें, तो इसको रहने देते हैं। बाकी देखते हैं, इसको आप मॉक में देख के कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको ऐसे स्क्रीन पे देखते हुए ही आधा सॉल्व करना है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि आप पूरा लिख के फिर से कर रहे हो, स्क्रीन पे देखो, सॉल्व करो, थोड़ा सा लिखो, ऐसे थोड़ा सा स्टेप्स में चलना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने क्या किया, पहले जो यहाँ पे इतनी चीजें लिखी है ना, इतनी चीजें, इसको मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा। कैसे? आपको पता है कि ये यहाँ पे जाएगा तो ये ऊपर x+1 बन जाएगा, ठीक है, ये आपका x+1 बन जाएगा, और ये जो नीचे अपॉन में x है ये आपको ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका x/1 + x ऐसा बन जाएगा। तो मैं इसी चीज को लिखूंगा, मतलब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इस चीज को लिख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भाई ये x+1 है, ये देखो ये आपका x+1 बनेगा, और जो आपका x है ये आपका ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1+x है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है, जो मैंने सर्कल किया है उसके अंदर की चीजें यहाँ पे लिखी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा और ऊपर वाले फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं अगर, तो ये 2x+1 बनेगा, भाई ये x+1 यहाँ चला जाएगा, और ये x+1 + x 2x+1 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x+1, ये किस पोजीशन पे, आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, और जो नीचे x+1 है ये ऊपर x+1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में x+1 और ये 1+, अब मैंने ये क्या किया, ये मैंने जो अब जो ये वाला बना है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं दूसरे पेन से दिखा दूं एक बार, अगर आपको हो तो जो चीज मैंने यहाँ पे की है ना, यहाँ पे चीज, वो मैं अब यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा और करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा और करने पे मुझे दिखेगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, मतलब 2x+1 को x+1 में ऐड करूंगा, तो 3x+2 बन रहा है मेरा। तो 3x+2 की पोजीशन यहाँ पे, 3x+2 की पोजीशन यहाँ पे है, और जो डिनोमिनेटर में इसकी पोजीशन ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं 2x+1/3x+2 जो है ये फाइनल वैल्यू है इस पूरे की। अगर मैं थोड़ा सा रेड कलर से दिखाऊं, तो ये पूरा जो मैंने अब लिख दिया ना, पूरा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमें 5/8 दे रखी है। यहाँ पे मैं गेस भी कर सकता हूँ वैसे, ठीक है, मैं गेस भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो 2 निकल के आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ नेक्स्ट आ जाओ। मैंने कहा चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। कैसे? आपको यहाँ पे देखो, जो थीफ है वो 3 बजे भागना स्टार्ट करता है 60 किलोमीटर की स्पीड से, और थीफ को डिस्कवर 3:30 बजे किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं थीफ आधे घंटे तक भाग चुका है। तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है तो भाई 30 किलोमीटर भाग चुका होगा। अब यहाँ से पुलिस ने चेस करना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे नीचे रिलेटिव स्पीड लिखते हैं। तो पुलिस की स्पीड है 80, चोर की है 60, डिफरेंस कितना है 20 का। तो इतने घंटे बाद जाके वो पकड़ पाएगा पुलिस चोर को। आप मतलब आपको समझ में आ रहा है, 1.5 घंटे बाद जाके पकड़ पा रहा है। और पुलिस स्टार्ट कब किया था? पुलिस ने स्टार्ट किया था 3:30 बजे, मतलब इसके 1.5 घंटे बाद, मतलब कहीं ना कहीं 5 बजे जाके वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। 5 बजे जाके वो आराम से पकड़ा जाएगा 5 PM पे। आसान था कि नहीं? बहुत ज्यादा आसान था। अगर ये पूछता ना कि पुलिस कितना भागा है, उसको पकड़ने के लिए कितना भागा है, तो आपको पता है भाई पुलिस की स्पीड है 80 किलोमीटर और पुलिस भागा है 1.5 घंटे, तो ये आपका 120 किलोमीटर निकल के आ जाएगा कि इतना ये पुलिस वाला भागा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ ट्रायंगल ABC, O इज द इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं वो आपका इन सेंटर होता है। ऑफ ट्रायंगल ABC, D and E आर पॉइंट्स ऑन AB and AC रिस्पेक्टिवली। DE पासेस थ्रू O, मतलब ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये आपका वो एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पे आपका DE है, DE पास कर रहा है O से, जो DE है वो पास कर रहा है O से। और अब आपको यहाँ पे BD दे रखा है, यहाँ पे ABC है, आपको BD दे रखा है 8, आपको CE दे रखा है 6, आपको बताना है DE। अब आप DE कैसे बताओगे? आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो जो चीज कहा है उसका तो यूज करो। तो आपको अगर यहाँ पे मैंने आपको, अच्छा आई मारा था, ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे O इन सेंटर लिखा है ना, तो ये किसी रीजन की वजह से दे रखा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार मैच किया, चलो भाई उसको एक बार मैच करते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं, मैच करते हैं। अब आपको पता है कि भाई ये जो एंगल होता है ये एंगल बाइसेक्टर है, समझ रहे हो? ये एंगल आपका बाइसेक्टर है, और आपको पता है ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, आपको दिया है पैरेलल है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है।
तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है भाई ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, आप देखो ना, ये अगर आपको दिख रहा है ये अल्टरनेट थ्योरम है, अल्टरनेट एंगल है, ये इसके बराबर हो, आपको पता था ये तो इसके बराबर है ही, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके बराबर है। तो मतलब ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल बन चुका है, ये आइसोस्केलस, जिसमें ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 तो ये भी 6, 8 6 14, आपका DE की लेंथ आ चुकी है। तो आप हमेशा जो चीज आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो उसका रीजन होगा कुछ ना कुछ। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब एन साइड से बना हुआ हो, उसकी सारी साइड सेम होगा, उसका सारा एंगल सेम होगा, इंटीरियर एंगल सारा सेम होगा। ठीक है, तो ये होता है, तो उसकी ऑल साइड्स तो इक्वल होती ही होती है। एंगल एट द सेंटर बाय ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी बिल्कुल सही बात कहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी, मानो ये दिया है, ठीक है, तो मानो ये दोनों साइड से मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये, तो ये सारे एंगल जो होते हैं ना, ये आपके सेम होते हैं। ठीक है, ये सारे एंगल सेम होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात कर रहा है। द एंगल मेड बाय ईच साइड एट द सेंटर इज 90 डिग्री इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड। पहले बात तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड होगा तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका स्क्वायर। और स्क्वायर पता है आपको, स्क्वायर रोम्बस भी होता है, और आपको पता है कि स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं मतलब एंगल आपका हर एक जो पार्ट एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो आपका ये भी सही लिखा है। कह रहा था एंगल मेड बाय ईच साइड एट द सेंटर इज 60 डिग्री इफ द रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड। पहली बात तो आप एक बात ये समझो ना, आप पहली बात तो ये समझो, मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो एक साइड है ये यहाँ पे एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये यहाँ पे पहली बात तो ये बराबर कर रहे हैं, साथ में आपको दिख रहा है ये 6 साइड्स है ना, तो यहाँ पे ये 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप देखो ना, एक ये 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल बताना हो तो आपको पता है ये पूरा तो 360 होता है, तो एक एंगल कितना सब्टेंड करेगा सेंटर पे, 360 बाई 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 साइडेड है, 6 साइडेड है ना भाई, 6 साइड है ना, तो यहाँ पे 6 हिस्सों में मतलब 360 को ये 6 हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब अगर हेक्सागन की बात करूं तो हेक्सागन इसका जो साइड है वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल करेगा, क्यों, क्योंकि ये 360 बाई 6 है। ऐसे अगर मैं ऑक्टागन की बात करूं, 8 साइड मतलब ऑक्टागन, तो ये सेंटर पे कितना करेगा, 360 बाई 8, जो कि होता है आपका 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 60 दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं यही वाला पॉइंट गलत है, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो डी आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका गलत है। अब यहाँ पे हम पॉलीगन का सारे रिजल्ट देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं ट्रेंगल की बात करूँ तो ट्रेंगल का कितना होता है एंगल का सम 180, और आप देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 3, तो 3 - 2 1 मतलब 180। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है 360 होता है, डाल दो 4 - 2 2 360। अगर मुझे ईच इंटीरियर एंगल बताना हो और n साइडेड रेगुलर पॉलीगन आ गया यहाँ पे, तो पहली बात तो टोटल क्या होगा, टोटल एंगल का सम इतना होगा, और n साइडेड है रेगुलर तो n से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका ईच एंगल निकल के आ जाएगा। अगर मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना तो उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है 360/n। पहली बात तो आप ये समझो ना कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कितने भी नंबर ऑफ साइडेड हो, इसका आंसर हमेशा 360 डिग्री ही होगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल्स का जब आप सम करोगे तो 360 निकल जाएगा, चाहे वो आपका 5 साइड का हो, चाहे 6 चाहे 7 8 9 10 11 कितने का भी हो। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, n-3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 346.5 एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14.5, तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखो जरूरी नहीं कि आप हर बार कैलकुलेशन करो पूरी पूरी, ठीक है। जहां तक मुझे अगर ये दिख रहा है स्लैंट हाइट जो है ये 14.5 है, अगर मैं 14.5 का डबल करूं तो मुझे पता है 29, तो 29 का ट्रिपलेट मुझे पता है 20 और 21 ट्रिपलेट होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर ये आपका स्लैंट हाइट 14.5 दिया है, आप इसको 29 मान लो एक बार को, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, ये आपका ये 21 और ये 20 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपका 14.5 मतलब कहीं ना कहीं आधा कर दिया गया है, मतलब ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। तो एक बात बता दो, जो एरिया होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो कहीं ना कहीं हाइट आपका या तो 10 होगा तो 10.5 होगा, क्योंकि 29 का ये ट्रिपलेट बनता है।
तो इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो आपको दिख रहा है ना, पहली बात तो ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले लो। तो आप इसको ले लो, कैलकुलेशन ईजी है तो इसको ले लो। ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको बताया 10.5 मतलब बहुत ही हल्का सा चेंज आ रहा है, ऑप्शन काफी दूर दूर है। ठीक है, तो आपका आसपास या तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपका आसपास आ जाएगा। तो 1/3 बेस एरिया आपको दे रखा है 346.5, और इंटू हाइट मैं 10 मान लेता हूं, तो आपको दिख रहा है 3465 डिवाइड बाई 3, 1155, जो कि आपको आंसर में दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग को समझ नहीं आएगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे स्लैंट हाइट 14.5 दिख रहा था, तो मुझे दिखा इसका डबल 29 होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये 20, 21 और 29 वाला ट्रिपलेट है, बस इसकी वैल्यू हाफ हाफ कर दी गई है। तो ये आपका 10 है, ये आपका 10.5 है। हालांकि आपका ये 10.5 और ये 10 भी हो सकता था, लेकिन अब 10 लो इसको या 10.5 लो, आपका आंसर आसपास ही आएगा, और ऑप्शंस काफी सारे दूर दूर थे, तो मैं इसको एक बार रिस्क ले सकता था। ठीक है, अब मुझे भाई ये हाइट पता है, मुझे इसका बेस एरिया पता है, तो मैं इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। वॉल्यूम क्या था, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अरे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट मैंने कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। The two sides of a triangle are 15 and 12. If the third side is an integer, they find the sum of all the possible values of third side. ठीक है, तो आपको पता है ना कि जो थर्ड साइड होगी वो दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होगी, जो कि 3 होगा, और दोनों की सम से कम होगी, मतलब 27 से कम होगी। अच्छा, इसमें मैं वैल्यू कौन कौन सी ले सकता हूँ, पहले तो इंटीजर वैल्यू, मतलब मैं 4, 5, 6 यहाँ से लेके मैं 26 वैल्यू तक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, इन दोनों को मैं ले सकता हूँ, इंक्लूडिंग है। अगर आपको ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे आप 26 - 4 कर दो 22 आएगा, आप सोच नहीं पा रहे हो 22 होगा या 21 होगा या 23 होगा, ये कंफ्यूजन होती है। आप रिलेट करो, मैंने क्या किया, मैंने देखा 2 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 2 और 4 को लेके, तो आपको पता है 2, 3, 4 3 नंबर्स हैं। अब 3 नंबर आया कैसे, ये सोचो। तो 4 - 2 मैंने किया 2, और उसमें +1 कर दिया। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि इसके इसके बीच में कितने नंबर है इन दोनों को लेके, तो 26 - 4 करूंगा 22, और 22 + 1 करूंगा 23, मतलब टोटल 23 नंबर्स हैं। n/2 a + l, a आपका ये है, l आपका ये है, 30 हो जाएगा। तो आपका 15, 15 3 45, हाथ लगा 4, 15 दूना 30, 345 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, आपको इन सारे पॉसिबल वैल्यूज का ही सम बताना था, और कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं इंटीजर के, अगर वो निकालना तो वो आपका 23 का आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे ऑप्शन में दे देता ना 23, और 2 वैल्यू छोटी 2 वैल्यू बड़ी रख देता, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको टिक मार के निकल जाते हैं। वो ये नहीं पढ़ते कि यहाँ पे सम पूछा है, वो ये निकालते डायरेक्ट, क्योंकि उनकी आदत है कि कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। हमें क्या बताना है, हमें बताना है AOB। ठीक है, मतलब हमें कहीं ना कहीं ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। अब कैसे निकालेंगे, तो मुझे जो चीज़ पता चल रही है, मुझे पहली बात तो पता चल रहा है कि ये आपका 15 हो जाएगा। थोड़ा मैं जूम कर दूं क्या, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता है ना ये आपका ये रेडियस है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो अगर ये 15, 15, 30 है, तो अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये आपका 150 हो जाएगा, ये 150, तो कहीं ना कहीं ये आपका 75 हो जाएगा। अच्छा, ये 75 हो गया, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, तो ये आप एक से रुक जाओ, ये अगर ज्वाइन कर दो, तो ये आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लिया कि नहीं। अगर ये 75 है और ये आपका दोनों मिलकर 180 बनाएगा, तो 75 और 55 130 होता है। 130 मतलब ये कहीं ना कहीं 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है 50। अच्छा, ये 50 अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस ट्रायंगल को देखूं, तो ये दोनों आपका रेडियस ही तो है, तो ये 50, तो ये 50। ठीक है, तो आपका ये भी 50 आ चुका है। और जब ये 50, ये 50, तो आपको पता है भाई ये इसको निकालना तो बहुत आसान है, फिर इसको निकालना तो फिर बहुत आसान है। 50, 50, तो ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यही पूछा है, तो आपका यहाँ पे 80 करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, तो आपका 80 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट भी बहुत आसान है। आपको a² + b² और ab की वैल्यू दिया है, तो आप a + b और a - b की वैल्यू निकालें, तो आप क्या करोगे ना, आप सिंपल क्या करोगे, आप ऐसे निकालो a + b अपॉन a - b, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। तो ये क्या इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आप a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, जो आपको पता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको a² + b² पता है 80, और +2ab, आपको ab की वैल्यू पता है, तो 2ab कितने हो जाएगा 64।
डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80, माइनस 2ab कर दो -64, इसका कर दो रूट, तो आपका 144 बटे 16 और 16 नवा, तो आपका कहीं ना कहीं 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। Two posts are 20 meters apart and the height of one is double that of the other. If from the midpoint of the line joining their feet, an observer find the angle elevation of their tops to be complementary, what then the height of the shorter post is? अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री दिखे, आपको दो वैल्यूज दिखे, आपसे हाइट पूछा है, तो आप क्या करोगे, रूट ए बी। लेकिन क्या आपको यहाँ पे दो वैल्यूज दिख रहा है? आपको दो वैल्यूज नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दिख रहा है, एक वैल्यू तो दिख रहा है 20, तो फिर आप वो जुगाड़ नहीं लगा सकते, तो फिर आप इसको एक बार ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा था, ये दो पोस्ट हैं, ये इसकी हाइट h है, इसकी हाइट 2h है। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो आप ये मान लो कि ये आपका थीटा होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, यही तो होगा। और आपको पता है टेन थीटा आपका, अगर मुझे यहाँ पे टेन थीटा लिखना है और आपको ये पता है ये 20 मीटर पार्ट वाला, ये 10 और 10 है, तो अगर आपको टेन थीटा लिखना है तो आप एक बार h/10 लिखोगे टेन थीटा, और यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा हो गया। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2h/10, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आप अगर ध्यान से देखो, ये टेन थीटा के वैल्यू लिखे हो, ये टेन 90 माइनस थीटा, या आप ये कह सकते हो ये टेन थीटा की वैल्यू है, ये कॉट थीटा की वैल्यू है, और आप टेन और कॉट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 कर देना था, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 50 आ जाएगा, जो कि 50 आ जाएगा, जो कि 5 रूट टू होता है। तो 5 रूट टू तो आपका ऑप्शन में है नहीं कहीं पे, तो इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 कर दो तो आपका 10/√2 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है। और मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री दिखे और आपको दो वैल्यूज दी हैं ए और बी, और आपको हाइट बताना है, तो आप कैसे बताते हो, हाइट इक्वल्स टू रूट ए बी होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो ए हो गया, बी हो गया, 15 मिनट्स 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, और आउटलेट पाइप जो है उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड से मतलब नहीं है, वो बाद में देखेंगे। और तीनों पाइप मिल के अगर ए बी सी को मैं मिला दूं ना, तो ये आपका 12 मिनट में फिल करते हैं। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, तो यहाँ पे ए और बी मिला के 7 एफिशिएंसी, और सी की कहीं ना कहीं एफिशिएंसी -2 होगी, तभी ए बी सी की एफिशिएंसी 5 आ रही है। तो अगर सी की एफिशिएंसी -2 है, तो अगर मैं पूछ लूँ सी कितने देरी में खाली कर देगा, तो सी आपका 30 मिनट्स में खाली कर देगा पूरी टंकी को। अच्छा, 30 मिनट्स में खाली कर देगा, और 28 लीटर पर मिनट ये खाली कर रहा है, तो इसकी स्पीड जो है 28 मिनट पर मिनट है। तो अगर वो पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, तो 28 लीटर पर मिनट में खाली करता है, तो पूरे 30 मिनट तक खाली करता है, तो कहीं ना कहीं टंकी इतनी बड़ी होगी भाई, टंकी की कैपेसिटी तो इतनी ज़्यादा होगी ना। देखो 30 मिनट में वो पूरी टंकी को खाली करता है, और जो उसकी स्पीड है वो 28 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है, तो 30 मिनट में कितना खाली कर देगा, इतना, जो कि पूरा खाली कर रहा है। तो पूरी कैपेसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, जो कि आपको दिख रही है 28 तरीक जो होता है, 8 तरीक 24, 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और 24 और 3 6 8, तो आपका 840 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट में ना आपको रेशियो निकालना है, तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रेशियो सेम है, बाकी यहाँ डिफरेंट है। तो हो सकता है अगर मेरा आंसर 71 आ जाए, तो भी मुझे ये राइट साइड वाला करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई 71 दो जगह आ रखा है। लेकिन अगर मैं राइट साइड वाला चेक करूं, तो 75 65 71 91, अगर मैं राइट साइड वाला करता हूं, तो हो सकता है आपका आंसर 71 आ जाए, तो वो भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इजिली कि भाई ये वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। या 91 आ जाए तो भी आप बता दोगे ये होगा, या 65 आ जाए बता दोगे ये होगा। तो मैं लेफ्ट साइड वाला न करके मैं राइट साइड वाला कैलकुलेट करूंगा। अब राइट साइड में क्या पूछा है, चेन्नई का बताना है 2018 से 2022 तक का रेशियो बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन, मतलब चेन्नई वाला मैं जोड़ता हूँ पहले, और फिर देखता हूँ यहाँ से कहीं कुछ हेल्प मिल पा रही है कि नहीं। तो मैं एक बार चेन्नई वाला जोड़ लेता हूँ, 2018 से 2022 तक का चेन्नई है आपका कौन सा, रेड वाला। ठीक है, तो मैं जोड़ूंगा कैसे, यहाँ पे 85 है, मैं इसको 80 मान के चलता हूँ, आगे मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो 8 मान के चलता हूँ, 8, ठीक है, और उसको मैं 0.5 मान लूंगा। तो 8 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 और 25 7 कितना होता है, 32, और ये 0.5 मतलब 32.5। तो अगर मैं देखूँ
तो 325 करके आ रहा है। ठीक है, अब 325 इसमें से किसका मल्टीपल है, तो इसको मैं 5 से काट दूं तो 6 25 30 और 65, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका 65 राइट हैंड टाइप में कट कुट का 65 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे दिख रहा है 65 आपको एक ही जगह दिख रहा है जो कि यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया कि मैंने यहाँ पे चेन्नई क्यों देखा था, मुंबई क्यों नहीं देखा था, क्यों, क्योंकि अगर मुंबई देखता, मान लो मुंबई देखता तो 71 आता, तो 71 आपका 2 जगह आ रहा है, तो फिर आपको राइट साइड वाला फिर से करना पड़ता, समझ रहे हो। तो बेटर है यहाँ पे चारों ऑप्शन अलग थे तो मैं राइट वाला कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन इन मुंबई एंड दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2019 टू 2022। ठीक है, तो देखते हैं मुंबई का जो एवरेज प्रोडक्शन है 2019 से लेकर 2022 तक का, तो मुंबई आपका ग्रे, तो ग्रे वाला देखेंगे 8। देखो यहाँ पे आपका 0.5 अभी आप सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू जोड़ो और 0.5 जो आप जो वो बाद में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो 8 5 13 13 5 18 18 और 9 27 और 0.5 यहाँ का और 0.5 यहाँ का 28, तो 2800 आपका आ जाएगा। माइनस दिल्ली, दिल्ली का कौन सा है, दिल्ली का ब्लू वाला कलर है, तो ब्लू ब्लू कलर देखो आप, 6 4 10 10 3 13 13 और 14 14 और 8 आपका होता है 22, तो आपका 2200 हो जाएगा। 2200 डिवाइड बाय हो जाएगा 4, तो आपका सिंपल 600 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो आपका कहीं नहीं 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 आपका ऑप्शन में दिया है, 150 आपका इसका करेक्ट आंसर 150 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या रखा है ना, यहाँ पे 4 की जगह इन्होंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 120 करेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन अब आपको पता है वो गलत है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 25th वाला क्या कर रहा है कि अ मोटर बोट टेक्स 12.5 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 37.5 आवर्स टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस। अच्छा, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखो ना, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम दिया, अप स्ट्रीम में टाइम दिया, डाउन स्ट्रीम में कितना समय ले रहा है 12.5 और अप स्ट्रीम में 37.5 का, तो क्या मैं स्पीड का रेशियो बता सकता हूँ क्या, बिल्कुल, ये आपका 3:1 आ जाएगा। आपको पता है ना भाई, ये 1/8 होता है, 3/8 होता है, तो पता है ना, तो ये 3:1 आ गया। तो मैंने बताया था अगर आपको इनका रेशियो पता है तो आप बोट का स्पीड नहीं निकाल सकते, इन दोनों का सम डाउन स्ट्रीम पर अप स्ट्रीम का हाफ होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो बोट की स्पीड आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ये रेशियो में ही बता रहा हूँ। और जो रिवर की स्पीड होती है इन दोनों का डिफरेंस का हाफ, तो रिवर की जो स्पीड आ चुकी है वो 1 आ चुकी है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, मतलब 2:1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो बातें बोली लिख दे रहा हूँ, जो बोट की स्पीड होती है वो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होती है, और जो रिवर की स्पीड होती है वो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।